दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बीए और बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के अकॉर्डिंग डायनेमिक्स मैथ का चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या वर्क करेंगे इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, चैप्टर नेम से ही स्पष्ट हो जाता है। जो ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन हैं, उन्होंने जो 3 लॉ दी है मोशन की, उन्हीं के अराउंड इस चैप्टर में हम कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करना सीखेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर है। आज की इस वीडियो में केवल इसके बेसिक को समझेंगे और फिर वहीं से हमें 2 से 3 फॉर्मूले मिलेंगे जिनका कि यूज़ करते हुए हम आने वाली वीडियोस में सभी तरीके की प्रॉब्लम से डील कर रहे होंगे। तो मैंने कुछ एक बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं, डेफिनेशंस, जो कि हमने यहाँ पर नहीं समझी थी जब हमने बुक की स्टार्टिंग की थी, क्योंकि जितना रिलेट करते हुए हम इनको समझेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बातें सभी आपको पता है। वैसे मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी अपने पास एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कोई भी वो थिंग हो सकती है, उसको हम कहेंगे मैटर। अब बॉडी क्या होती है? कोई भी जो थिंग होती है उसकी अमाउंट हम ले लें जो कि एक लिमिटेड स्पेस को घेरे तो उसको हम बॉडी कहेंगे, जिसमें ये कि अपने पास फाइनाइट डायमेंशंस होती हैं। ठीक है। अब पार्टिकल क्या होता है? ये एक तरीके का पोर्शन होता है किसी भी मैटर का। ठीक है। पार्टिकल को हम मैथमेटिक्स में, यदि ये मैंने इस तरीके से एक डॉट भी बना दिया तो इसको भी हम पार्टिकल बोलेंगे। ठीक है। फिर मास की बात करें तो ये अपने पास क्वांटिटी होती है मैटर की, कितना ग्राम है, कितना किलोग्राम है। इस तरीके से अपने पास 3 तरीके की यहाँ पर सिस्टम्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग अपने पास इस तरीके से यूनिट्स होंगी। ये यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर 3 तरीके के सिस्टम्स हैं और अपने पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पर लेंगे। ये जो स्टार्टिंग में अफ आप देख पा रहे होंगे, सी देख पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, ये बताता है लेंथ को। फिर पी जी के देख पा रहे होंगे, ये बताता है मास को। और ये जो अश है ये सभी में सेकंड को बताता है टाइम को। ठीक है। तो अफ पी एस सिस्टम में ये अफ फुट को बताता है, पी यहाँ पर पाउंड को बताता है, अश यहाँ पर सेकंड को बताता है। ये यहाँ पर लेंथ, मास, टाइम, इस तरीके से अपने पास क्वांटिटीज हैं। ठीक है। फिर सी जी एस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, अम केस में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इस तरीके से इनका रिलेशन रहेगा। जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे और भी क्लियर आउट ये बातें होती चली जाएंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट हमें अच्छे तरीके से पता कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है अपने पास मास इंटू में वेलोसिटी। ठीक है। इसको पी से भी डिनोट हम कर देते हैं। बाकी इसकी डेफिनेशन और एक डेली लाइफ का एग्जांपल यहाँ पर लिया गया, इन सभी को आप रीड आउट करते हुए और क्लियर आउट इस डेफिनेशन को कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसकी यूनिट्स अपने पास रहेंगी मोमेंटम की। यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में ये रहेगी ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकंड। असाई सिस्टम, जिसको कि हम अम के सिस्टम भी बोलते हैं, इसमें रहेगी किलोग्राम, मीटर पर सेकंड। फिर फोर्स का हमें पता है, फोर्स इज ए पुश और पुल विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी एज रिक्वायर्ड। एक तरीके का ये अपने पास एक्सटर्नल एजेंट होता है जिसकी कि ये कैपेबिलिटी होती है, यदि हम किसी भी बॉडी को जो कि रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है तो उसको अगर वो मोशन में तो रेस्ट में ला सकते हैं। तो एक तरीके का एक्सटर्नल एजेंट ही होता है जो कि किसी भी बॉडी को रेस्ट में या फिर हम मोशन में लाने के लिए यूज करते हैं। ये 2 तरीके का होता है अपने पास, एक बैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स आपको पता है, यदि 2 इक्वल फोर्स लगाए जाएं किसी बॉडी पर तो उस बॉडी को बैलेंस रखेंगे, और यदि 2 अनइक्वल फोर्स लगा दिए जाएं तो वो उस बॉडी को क्या कर देंगे? अनबैलेंस कर देंगे। बाकी डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। एक तरीका का रिजल्टेंट यहाँ पर क्या होता है? अपने पास 0 होता है, यहाँ पर रिजल्टेंट 0 नहीं होता अपने पास। बाकी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। और इस चैप्टर में एक्सेलरेशन जो है ये हमें स्मॉल एफ से देखने को मिलेगी, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो हमें जी से देखने को मिलेगी। ठीक है। फिर जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर इम्प्रेस्ड फोर्स, जो हम एक्सटर्नली लगाते हैं किसी बॉडी पर उसको रेस्ट या मोशन में लाने के लिए, उसको यहाँ पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कैपिटल पी से डिनोट किया गया है। तो इस तरीके से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिक्स में पी से हम मोमेंटम को डिनोट कर देते हैं। ठीक है। अब ये जो 3 इक्वेशन आप देख पा रहे होंगे, 3 जो रिलेशन है जिनको कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, यही इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको हमें रीड आउट कर लेना है, और इसी के साथ हम ये यदि समझ जाएं कि कहाँ पर इनका यूज होगा तो ये चैप्टर काफी ईजी हो जाएगा। देखिए किस तरीके से जनरेट होती है रिलेशन, किस तरीके से बनता है। लेट ए बॉडी स्टार्ट टू मूव विद इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर टाइम t एंड आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर s से हम लेते हैं। वेलोसिटी बिकम्स v, ये अपने पास फाइनल वेलोसिटी है v, ये u अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम t है, डिस्टेंस अपने पास s है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज स्मॉल ऑफ। देन देयर आर 3 रिलेशंस बिटवीन दीज क्वांटिटी। तो इन सभी क्वांटिटीज के बीच में अपने पास 3 रिलेशन बनेंगे
जो कि कुछ इस तरीके से होंगे। इन्हीं को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले यहाँ पर यदि हमें वेलोसिटी को फाइंड आउट करना होगा तो हमें तीनों क्वांटिटी गिवन होंगी क्वेश्चन में, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है तो हमें ये क्वांटिटीज गिवन होनी चाहिए, ठीक है। जो हमें गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग इनका यूज हम करते हुए चलेंगे। इनका यूज आप समझ जाएंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स को करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें अच्छे तरीके से पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ अ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट लग जाए मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज को हम देखते हैं उस समय, ठीक है। तो इफ ए पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रहा है तो उसके रेट में तो कोई चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो यहाँ पर भी उसी वेलोसिटी में, यहाँ पर भी उसी वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म मतलब कि सेम वेलोसिटी। तो इस तरीके से उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट्स होती है हमारे पास ये कुछ इस तरीके से होंगी। हम के सिस्टम या फिर एसआई बोलते हैं, इसमें होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफपीएस में फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है? एवरी बॉडी रिटर्न्स इट्स स्टेट रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये आपको अच्छे तरीके से पता है क्या कहती है डेफिनेशन। प्रत्येक बॉडी या तो वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है, वो तब तक उसी सिचुएशन में रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दें। इट मीन्स यदि वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी ऑलवेज, जब तक कि हम कोई फोर्स लगाकर उसको मोशन में न ले आए। अगर वो मोशन में तो ऑलवेज वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हुए हम रेस्ट में उसको न लेके आए। इसी को हम कह देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। अभी इनर्शिया क्या होता है इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। इनर्शिया एक तरीके का अपने पास नेचुरल टेंडेंसी होती है जो कि अपोज करता है चेंज को। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये रहेगी और एग्जांपल इस तरीके से रहेंगे जैसे कि हम आमतौर पर ऑब्जर्व करते हैं। व्हेन कार स्टार्ट सडनली पैसेंजर मूव बैकवर्ड। जब कोई कार स्टार्ट होती है, कोई भी व्हीकल हो सकता है, तो वहाँ पर यदि पैसेंजर बैठे हैं तो अचानक से वो व्हीकल आगे की ओर जाएगा तो एकदम वो पीछे की ओर बैक में आएंगे, सडनली पीछे की ओर, क्योंकि पैसेंजर की जो बॉडी है वो रेस्ट पर ही रहना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो कार मोशन में आई तो वो बॉडी अचानक उसको अपोज करने की कोशिश में पीछे की ओर थोड़ा मूव करेगी। बिल्कुल सेम तरीके से व्हेन कार अप्लाई ब्रेक पैसेंजर गेट पुश्ड फॉरवर्ड। जिस तरीके से कार, एक चलती कार में यदि हम ब्रेक लगा देते हैं तो पैसेंजर जो बैठे हैं अचानक आगे की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास इनर्शिया के एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें एक फॉर्मूला मिलेगा जिसका कि यूज हम प्रत्येक एग्जाम्पल क्वेश्चंस में कर रहे होंगे। तो देखिए, इट स्टेट्स द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एक्सेलरेशन के या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और यहीं से हमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है जो कि हमारे पास ये रहेगा एक्सटर्नल फोर्स को फाइंड आउट करने का, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है? एक्सटर्नल फोर्स को मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पर, इस चैप्टर में अपने पास P से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इंटू में अब यहाँ पर क्या है अपने पास एक्सेलरेशन को बताता है। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से डेराइव किया जाएगा इस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको देखिए। लेट P यदि अपने पास एक्सटर्नल फोर्स है, एक्ट ऑन ए मास, अपने पास किसी मास पर यदि एक्ट करता है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कि मूवमेंट में है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, देन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन अपने पास डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्सटर्नल जो फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम हमें पता है मास इंटू में वेलोसिटी, और रेट जहाँ पर लग जाए इट मीन्स उसको हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज क्या होगा उसमें। तो इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं कि जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी चेंज क्या होता है? अपने पास एक्सेलरेशन होता है, ये के हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या जाएगा के अम इंटू में एक्सेलरेशन, इसको लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए जो वैल्यू ऑफ के है ये अपने पास डिपेंड करती है कि पी अम और एफ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो पी यदि हम जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको इक्वल टू 1 ले लें, ये कब अपने पास 1 आएगा? जब अपने पास ये मास है और जो ये एक्सेलरेशन है ये दोनों इक्वल टू 1 हो जाएं। तो देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने पास किस तरीके से हो जाएगी? यदि हम इसको 1 ले लें, तीनों को ही 1 ले लें, तो अपने पास के की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो के की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो अपने पास जो जर्नल यहाँ पर एक
आइडेंटिटी बनती है कुछ इस तरीके से बनेगी एक्सटर्नल फोर्स को फाइंड आउट करने की, विच इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन। एक अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन ये रहेगी और 3 अपने पास ये रहेंगी। ठीक है, तो इन्हीं चारों को अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम्पल क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और यदि हम यहाँ से एक्सेलरेशन को भी फाइंड आउट करना चाहेंगे तो इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा, इस मास को ले आएंगे इस एक्सटर्नल फोर्स के नीचे। ठीक है, अब एक केस है, यहाँ पर केस नहीं है, ये वैसे ही जानकारी दी गई है। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी सच दैट P इक्वल टू 0 देन F इक्वल टू 0। देखिए इसका मतलब क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहती है कि जब तक किसी बॉडी पर हम कोई फोर्स न लगा दें एक्सटर्नल, तब तक वो बॉडी या तो रेस्ट में ही रहेगी अगर वो रेस्ट में है, या फिर वो मोशन में ही रहेगी यदि वो मोशन में है। यदि फोर्स लगाएंगे उसके बाद उसमें क्या चेंज आएगा अपने पास, वो अपने पास सेकंड लॉ बताती है। जैसे हमने कोई फोर्स लगा दिया तो वो फोर्स किसके इक्वल होगा अपने पास, मास इंटू में एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, ये अपने पास सेकंड लॉ ने बताया यहाँ पर। और यदि हम फोर्स को न लगाएं तो अपने पास एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी उस केस में, और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी तो अपने पास जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये भी अपने पास एज ए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरह ही हो जाएगी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये एक केस है अपने पास फर्स्ट लॉ का ही, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ हमें अच्छे तरीके से पता है, और अगर आप सेकंड लॉ को और अच्छे से समझना चाहते हैं डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ सकते हैं, इसको काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। बाकी इस डिटेल की हमें आवश्यकता नहीं है, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, हम इतना डिटेल में इसको देख सकते हैं आप कुछ एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पर। अब बात आती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। ये हमें अच्छे तरीके से पता है कि एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी बॉडी पर हम एक्शन करवाएंगे तो वो उतना ही अपने पास रिएक्शन करेगी। ये एक्शन रिएक्शन यहाँ पर एक तरीके के फोर्स होंगे जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे बट इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखिए एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन ये दोनों हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर होंगे। ठीक है, या फिर डिफरेंट डायरेक्शन आप बोल सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल से क्लियर आउट हो जाएगा। ऑन फायरिंग द बुलेट द गनर इज प्यूस्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। आपको अच्छे तरीके से बताइए, यदि हम गन से फायरिंग करेंगे तो यहाँ से जैसे ही बुलेट निकलेगी अपना जो हैंड रहेगा एकदम पीछे की ओर आएगा। तो इस तरफ क्या हुआ, बुलेट निकली जब एक्शन हुआ, और इस तरफ क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हुआ। तो ये थर्ड लॉ के ही कारण होता है। सेकंड एग्जांपल, इन ए रॉकेट गैसेज आर इजेक्टेड विद ए ग्रेट स्पीड फ्रॉम द रॉकेट बैकवर्ड एंड रॉकेट इज प्यूस्ड फॉरवर्ड। जिस तरीके से जब कोई रॉकेट लॉन्च की जाती है तो वहाँ पर लॉन्चर साइड पर रॉकेट से नीचे से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, तो वही जो गैसें निकलती हैं तेजी से एक्शन का वर्क करेंगी, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा और एज ए वो रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, ये थर्ड यहाँ पर एक तरीके से यदि मेज पर हमने कोई बॉक्स रख दिया तो मेज के नीचे के डायरेक्शन में अपने पास एक एक्शन होगा जो कि एज ए फोर्स क्या रहेगा अपने पास, ग्रेविटी के कारण हमजी रहेगा, और ऊपर की ओर यहाँ पर रिएक्शन रहेगी टेबल पर जो हमने बॉक्स रखा उसके कारण। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है बट दोनों का जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा ये दोनों इक्वल ही मैग्नीट्यूड के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स के बारे में जानकारी दी गई है कि फोर्स की अपने पास यूनिट्स किस तरीके से होंगी। तो फोर्स की अपने पास है एब्सोल्यूट यूनिट्स की बात की जाए तो अपने पास 3 तरीके के सिस्टम में अपने पास इस तरीके से होंगी। एफपीएस सिस्टम की बात करें तो पोंडल होगी, सीजीएस की बात करें तो डाइन होगी, एमकेएस की बात करें या फिर एसआई बोल सकते हैं इसको तो न्यूटन होगी। अगर इन्हीं यूनिट्स को हम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग देखें तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स इस तरीके से होंगी अपने पास। एफपीएस में रहेगी पाउंड वेट, सीजीएस में रहेगी ग्राम वेट, एमकेएस में सिस्टम में रहेगी किलोग्राम वेट। और जो 1 पाउंड वेट रहेगा यदि हम इनको एब्सोल्यूट यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1 पाउंड वेट अपने पास किसके इक्वल हो जाता है, यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 1 पाउंड वेट को इस तरीके से, 1 ग्राम वेट को इस तरीके से, 1 किलोग्राम वेट को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से। तो 1 पाउंड वेट अपने पास किसके इक्वल होगा, जी पाउंडर्स के इक्वल। और ये जी यहाँ पर ग्रेविटी को बताता है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पाउंड में किस तरीके से होगी, 32 पाउंड्स होगी। ये 1 ग्राम वेट किसके इक्वल होगा अपने पास है 981 डायन्स के इक्वल। और 1 किलोग्राम वेट अपने पास किसके इक्वल होगा अपने पास है, ये होगा 9.8 न्यूटन्स के इक्वल। तो यहाँ पर हमने समझा कि किस तरीके से हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स को कन्वर्ट करते हैं इन दी एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स में। तो इन सब का हम यूज भी कर रहे होंगे, जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करेंगे वैसे वैसे ये अपने पास क्लियर आउट हो जाएंगे। इनको याद करने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी, आप केवल इन फॉर्मूलों को याद कर लें अच्छे तरीके से, जो अपने पास ये फॉर्मूले रहेंगे, ताकि हम क्वेश्चंस में ये वेरीफाई कर सकें कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स को समझ रहे होंगे।